हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अजय टेक नॉन टेक। आज मैं लेकर आया हूँ पावर सिस्टम का पार्ट 3। ओके फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग ये पढ़ चुके थे, ये वाला टॉपिक पढ़ चुके हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, आज देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक ये है जो सबसे पहले हम देखेंगे क्या, सिंगल लाइन डायग्राम यानी कि SLD। तो अब सबसे पहले हम कुछ सिंबल्स देख लेते हैं कि किसको किस चीज़ से डिनोट किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए देखते हैं। अब क्या है, सबसे पहला सिंबल है हमारा, जस्ट अ मिनट फ्रेंड, कुछ सेटिंग में दिक्कत से हो रही है। ओके फ्रेंड्स, ओ यस, और ये ऑलरेडी इन्हें मिटाना पड़ेगा। हाँ हाँ, तो फ्रेंड्स, सिंगल लाइन डायग्राम का मतलब तो आप लोग समझ ही रहे होंगे कि किसी भी चीज़ को सिंगल लाइन से दिखा देना, उसे सिंगल कम से कम जगह में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें को दिखा देना, तो वही चीज़ हमारा सिंगल लाइन डायग्राम में आता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो पहला सिंबल जो है हमारा वो क्या है, जनरेटर का। सेकंड सिंबल क्या है, टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर का। थर्ड सिंबल है हमारा थ्री वाइंडिंग ट्रांसफार्मर, ये है हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर। और ये हमारी CT है। ठीक है फ्रेंड्स, और ये हमारी नेक्स्ट क्या है, PT है। और ये हमारा एक स्विच दे रखा हुआ है। ठीक, ये स्विच है और ये आइसोलेटर। ठीक, ये हमारा सर्किट ब्रेकर। और ये हमारा फ्यूज़। और ये इंडक्टर। और ये हमारे क्या है, लाइटनिंग अरेस्टर्स। एक हॉर्न गैप टाइप है और एक स्पीयर गैप टाइप है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ें। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा। इस तरीके के मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, और सच बताऊँ तो मेरा भी हेल्प हो ही रहा है, क्योंकि इसी बहाने मैं पढ़ लेता हूँ खुद भी, वरना पढ़ाई छूट चुकी है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप नए हैं तो। फ्रेंड्स, थोड़ा सा ये मेरा स्टेटस काम नहीं कर रहा है, तो कोई बात नहीं, आइए देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, अरे यार क्या हो जाता है। हाँ, अब सिंगल लाइन डायग्राम देखते हैं फ्रेंड्स। तो सिंगल लाइन डायग्राम में सबसे पहले क्या होगा कि हमारी पावर जो जनरेट होगी 11 kV पे और 33 kV में, इन दोनों में से कोई किसी में भी पावर जनरेट होती है, फिर उसे ट्रांस स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थोड़ा स्टेप अप किया जाता है, तो वो हमारी कौन सी वोल्टेज बन जाती है, प्राइमरी मतलब कि प्राइमरी, यहाँ से ये सेक्शन जो है हमारा वो प्राइमरी ट्रांसमिशन सेक्शन में आता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जनरेटेड वोल्टेज को स्टेप अप ट्रांसफार्मर के थ्रू 400 kV या 765 kV पे अब स्टेप अप कर लेते हैं, फिर उसको आगे की ओर भेजते हैं। तो वहाँ से नेक्स्ट सब स्टेशन जो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर वहाँ होते हैं, तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर से वो स्टेप डाउन करता है 132 kV या 66 kV में स्टेप डाउन करता है। फिर वहाँ से कुछ बड़े कंज्यूमर जो इंडस्ट्रियल लार्ज इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भेज दिया जाता है, या फिर आगे के सब स्टेशन को भेज दिया जाता है। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा क्या, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। तो सेकेंडरी ट्रांसमिशन के बाद अगले स्टेप में हम क्या करते हैं, चाहे वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं। वोल्टेज को स्टेप डाउन हम कितने में कर लिए, 11 या 33 kV में, जहाँ से हम आगे की मतलब अब 11 या 33 kV पे स्टेप डाउन करने के बाद इनको हम डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आगे भेजते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहलाता है। अब फिर अब अगले अगले स्टेज में हम देखेंगे कि एक नेक्स्ट क्या है, एक ट्रांसफार्मर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर तक उसे लेकर जाते हैं। फिर वहाँ से आगे जो ट्रांसमिशन किया जाता है वो हमारा सेकेंडरी ट्रांसमिशन नहीं, सॉरी, इट्स डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। मतलब कि हम 11 kV या 33 kV को स्टेप डाउन करके सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसे यूज़ कर लेते हैं। फ्रेंड, आगे बढ़ते हैं, जो कि डोमेस्टिक यूज़ के लिए आती है। तो आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि इसके हमारे जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ट्रांसमिशन है, उसको हम हमेशा हाई वोल्टेज पर ही क्यों करते हैं, लो वोल्टेज पर ही क्यों नहीं कर लेते। 11 kV हमने जनरेट किया था, तो 11 kV पे ही कर लेना चाहिए था, हम क्यों लो वोल्टेज पे उसे करते हैं, लो वोल्टेज पे ही क्यों नहीं करते, क्यों हाई वोल्टेज पे करते हैं। तो इसके कारण जानने के लिए आइए सबसे पहले हम क्या एनालिसिस कर लें कि लो वोल्टेज पे लॉसेस क्या क्या है, जिसकी वजह से हमें हाई हाई वोल्टेज की ज़रूरत पड़ी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए आगे बढ़ते हैं। ये मेरा स्टाइलस काम नहीं करता है, थोड़ा सा फ्रेंड दिक्कत होती है। जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, हैंग कर जाता है। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक क्या है, डिसएडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन एट लो वोल्टेज। तो लो वोल्टेज पे ट्रांसमिशन के क्या डिसएडवांटेज है। पहला डिसएडवांटेज क्या है कि कम वोल्टेज पर आई यानी कि करंट का मान ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से कंडक्टर में हो रहे I2R लॉसेस का मान ज़्यादा हो जाता है, अतः सिस्टम की एफिशिएंसी घट जाती है। I2R लॉसेस का मतलब क्या होता है फ्रेंड, कि उसमें जो कंडक्टर का जो खुद का रेजिस्टेंस है उसके कारण जो वो वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप के कारण जो पावर लॉस हो रहा है, वही हमारा क्या कहलाता है, I2R लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, P = I2R। ठीक है, फिर अतः सिस्टम की एफिशिएंसी घट जाती है। अब सिस्टम की एफिशिएंसी घट जाती है, तो कैसे सिस्टम की एफिशिएंसी घट रही है फ्रेंड्स, वो इस तरीके से कि P क्या होता है, P होता है VL/IL cos φ। तो जब VL/IL cos φ, तो यहाँ से अगर हम देखें कि तो I की वैल्यू निकालें तो क्या होता है, P/√3 V cos φ। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसी को आगे देखते हैं, आगे क्या होगा। सेकंड जो हमारा पॉइंट है क्या है कि करंट का मान ज़्यादा होने से कंडक्टर में वोल्टेज ड्रॉप ज़्यादा होगा, अतः सिस्टम का वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाएगा। मतलब कि अगर करंट का मान ज़्यादा होगा तो कंडक्टर में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, मतलब पर्टिकुलर कंडक्टर जो है उसके रेजिस्टेंस की वजह से करंट ज़्यादा है तो वोल्टेज ड्रॉप भी ज़्यादा होगा। वोल्टेज ड्रॉप जब ज़्यादा होगा तो उसमें वोल्टेज रेगुलेशन पुअर हो जाता है। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब सीधे से ये कह सकते हैं कि हम जितना वोल्टेज जनरेट करके आपके पास भेजना चाह रहे हैं, आपको रिसीविंग एंड पे वो मिल नहीं रहा है, उतना नहीं मिल रहा है, वो बाकी लॉस हो जा रहा है, तो वही हमारा वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है।
अगला पॉइंट है कि करंट का मान बढ़ने पर कंडक्टर की मोटाई ज़्यादा करनी पड़ती है, जिससे सिस्टम की कैपिटल कॉस्ट बढ़ जाती है। मतलब अगर करंट हम लो वोल्टेज पे सप्लाई करेंगे तो करंट ज़्यादा सप्लाई करना पड़ेगा होगी, तो करंट को बियर करने के लिए मोटा कंडक्टर देना होगा। तो उस मोटे कंडक्टर की वजह से हमारे जो कैपिटल कॉस्ट है पूरी लाइन को बिछाने की, लाइन को ट्रांसमिशन लाइन को लगाने की, वो बढ़ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अब एडवांटेज ऑफ ट्रांसमिशन एट हाई वोल्टेज। अब हाई वोल्टेज पे जो ट्रांसमिशन के एडवांटेज है वो क्या है वो देखते हैं। वो ये है कि पर फेज एनालिसिस अगर हम करें हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन का, तो पर फेज एनालिसिस क्या है, तो पी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई। पहली लाइन में देखें तो वी इज इक्वल टू क्या होता है, वी आई कॉस फाई, और आई इज इक्वल टू यहाँ से निकाले तो पी अपॉन वी कॉस फाई हो जाएगा। तो पावर लॉस इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर होता ही है ना। तो अब जब हम आई की जगह पर पी अपॉन वी कॉस फाई रखेंगे तो क्या बन जाएगा, पी इज इक्वल टू पी स्क्वायर इंटू आर अपॉन वी एल स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं कि जो हमारा पी एल है यानी कि पावर लॉस है वो 1/v स्क्वायर यानी कि लाइन वोल्टेज के होल स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पावर लॉस। और पावर लॉस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/cos स्क्वायर फाई, यानी कि पावर फैक्टर के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है क्या, पावर लॉस। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं अगला ये लिखा हुआ है कि पावर लॉसेस ट्रांसमिशन वोल्टेज और सिस्टम पावर फैक्टर दोनों के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो अभी मैंने ऊपर बताया फ्रेंड वही है। आगे आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है कि वोल्टेज रेगुलेशन, अगला पॉइंट जो है वो वोल्टेज रेगुलेशन है। वोल्टेज रेगुलेशन मींस, एक मिनट फ्रेंड जिसे इरेज कर दें। वोल्टेज रेगुलेशन का मतलब तो आप लोग को अभी मैंने बताया था कि अगर हम सेंडिंग इन पे कुछ वोल्टेज भेज रहे हैं और वो रिसीविंग इन पे ना मिले उतना वोल्टेज, तो वही हमारा क्या कहलाता है, वोल्टेज रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है फ्रेंड, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ थे हम, जस्ट हाँ, वोल्टेज रेगुलेशन में देखें वोल्टेज ड्रॉप यानी कि वीडी। वोल्टेज ड्रॉप जो होगा वो क्या होगा, एक पर्टिकुलर पार्ट की हम बात कर रहे हैं, मतलब कि वायर में एक छोटे से पार्ट में क्या होगा कि आई आर देखेंगे, वोल्टेज ड्रॉप देखेंगे तो वो क्या, वोल्टेज वी किसके बराबर होता है, आई आर के बराबर होता है। अब आई की वैल्यू क्या होती है अगर हम डेंसिटी के फॉर्म में रखें तो जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए होता है। फ्रेंड्स, ये पढ़ा होगा आपने, जे इज इक्वल टू आई अपॉन ए, तो वहाँ से आई की वैल्यू रखेंगे तो जे ए हो जाएगा, और आर की वैल्यू रो इंटू एल अपॉन ए, तो यहाँ से जे रो एल बन जाएगा वोल्ट, या इसी को लिख सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप वी डी इज इक्वल टू पी अपॉन वी कॉस फाई इंटू आर। यहाँ से वी इज इक्वल टू आई आर से ही हम वोल्टेज ड्रॉप वी डी इज इक्वल टू आई की जगह पे पी बाई वी कॉस फाई इंटू आर रख सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप यहाँ से लिख सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v कॉस फाई। कह सकते हैं कि वोल्टेज ड्रॉप भी जो ट्रांसमिशन लाइन में होगी वो लाइन वोल्टेज और कॉस फैक्टर पावर फैक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। आगे नोट पॉइंट करके लिखा हुआ है। नोट पॉइंट क्या है कि सिस्टम का जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है, सिस्टम का ट्रांसमिशन वोल्टेज लाइन टू लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू होती है। मतलब कि सिस्टम में जो ट्रांसमिशन वोल्टेज है उसको हम लाइन टू लाइन वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू कंसिडर करेंगे, ना कि पीक वैल्यू। ठीक है, पीक वैल्यू और आरएमएस वैल्यू ये सब आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। नहीं पता है तो मैं आगे कवर करूँगा, सब आपको बताऊंगा। हाँ, तो फ्रेंड्स आगे यहाँ देखेंगे, अगर हम आर वाई बी थ्री फेज लाइन को कंसीडर करते हैं, उसमें से एक वायर में एक छोटे से एरिया पे, या समझ लीजिए पूरे वायर के रेजिस्टेंस को एक जगह पे बना दें, तो उसके अक्रॉस क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप वीडी होगा। तो उस पर्टिकुलर वायर का जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो वीडी होगा, यानी कि पावर लॉस बराबर क्या लिख सकते हैं हम, पी 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 आर इज इक्वल टू वी डी स्क्वायर अपॉन आर लिख सकते हैं उस पर्टिकुलर लाइन में। तो हम यहाँ से पावर लॉस इज इक्वल टू यानी लिख सकते हैं क्या, पावर लॉस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी डी स्क्वायर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ें। जस्ट अ मिनट सर। यस फ्रेंड्स, हाँ। अरे यार ये परेशान कर देता है, थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत हो रही है। आई होप आप समझ रहे होंगे कि क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ, हो जाओ। ये यार सेलेक्ट ही नहीं हो रहा है, प्रेस होने में बहुत दिक्कत कर रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, हाँ, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि सो पावर लॉस ट्रांसमिशन वोल्टेज के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, और ट्रांसमिशन लाइन के सीरीज रेजिस्टेंस में हो रहे वोल्टेज ड्रॉप के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स, नोट पॉइंट क्या है, यह दोनों कथन एक ही है, बिकॉज ट्रांसमिशन वोल्टेज पर बढ़ाने पर वोल्टेज ड्रॉप का मान बढ़ जाता है, सॉरी कम हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं ट्रांसमिशन एफिशिएंसी। ट्रांसमिशन एफिशिएंसी, सबसे पहले तो एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि हम कितना इनपुट दे रहे हैं और कितना हम आउटपुट ले पा रहे हैं, वही उस सिस्टम की क्या होती है, एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट अपॉन इनपुट। तो यहाँ से हम देखें एफिशिएंसी का फार्मूला अगर लिखने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर अपॉन आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। तो एफिशिएंसी इज इक्वल टू पी अपॉन पी प्लस पी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई लिख सकते हैं इसकी जगह, क्योंकि आउटपुट पावर पी है हमारी, लॉसेस क्या है, पी स्क्वायर आर अपॉन वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में हमारा आएगा एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि एफिशिएंसी जो होती है वो हमारे वोल्टेज सप्लाई वोल्टेज के डायरेक्टली स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और कॉस स्क्वायर फाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो जरूर कर दीजिएगा फ्रेंड्स, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फ्रेंड्स।